को अपील करना चाहेंगे कि आपने 2014 में 2019 में 2 बार बीजेपी को यहाँ 4-4 सीटें देके भेजा। 2014 में आप बड़ी बात करते रहे कि हमें डबल इंजन की सरकार दो। 5 साल यहाँ पे डबल इंजन की सरकार भी देख ली, लेकिन ऐसा कोई बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं आया। ये जो हम हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, ये तो मोदी सरकार का लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, चाहे लेजिस्लेचर है, इनको कमजोर करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। कह रहा हूं कि हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री इसी लोकसभा सीट से हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री इसी लोकसभा सीट से हैं, और रात दिन सतपाल राय यादव को जिताने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक जो बदलाव की लहर है, जो अनुराग ठाकुर की नीति है, उनको अब हर युवा, हर मातृशक्ति समझ रही है। तो निश्चित तौर पर एक बदलाव की हवा यहाँ पे चल रही है और अनुराग ठाकुर जी को पहली बार किसी चुनाव में मुंह की खानी। क्या माहौल है हिमाचल प्रदेश का? हिमाचल में इस वक्त हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका 15 साल के कार्यकाल को जनता बहुत ही पसंद कर रही है। और जो भी कार्य उन्होंने जो जनहितैषी अपनी नीतियां ली हैं, उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। चाहे पहली कैबिनेट में ओपीएस की गारंटी को लागू करना हो, जिससे लगभग 1,32,000 जो एम्प्लॉयज थे, उनके और उनके परिवारों को लाभ मिला। और चाहे सुख आश्रय योजना हो, जिसमें 4600 वो बच्चे थे जिनका किसी को कोई पता नहीं था। आज वो बच्चा अपने माता पिता को खोने के बाद से लेकर 27 साल तक उसका पालन पोषण जो है वो हिमाचल की सरकार करेगी, और उसे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का जो है दर्जा दिया गया है। जो लोकसभा हमीरपुर की हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बदलाव की लहर गुजर रही है। यहाँ जो सांसद है मौजूदा, वो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्हें यहाँ की जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार यहाँ से चुन के भेजा, लेकिन कोई भी इतना बड़ा कार्य करने में, कोई भी बड़ी योजना लाने में वो विफल रहे। और चाहे यहाँ की युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे यहाँ की सड़कों की बात हो, एक बात करते थे कि मैं हर चुनाव में एक मुद्दा उठाते हैं कि मैं रेलवे को ऊना से हमीरपुर पहुंचाऊंगा, लेकिन ना जाने वो किस 1 इंच की स्पीड से वो चल रही है वो योजना, वो हमीरपुर तक नहीं पहुंची, जबकि वो 1 इंच भी आगे न बढ़ी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो देश की एक पहली ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी जिसके 2 कैंपस में 60 किलोमीटर का फर्क है। जो कांगड़ा के सांसद कहीं और के लिए उस कैंपस की मांग करते हैं, और हमारे हमीरपुर के सांसद की जिद कुछ और है। लेकिन बड़ी हास्यपात सी सिचुएशन है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस, जिसके कैंपस 60-60 किलोमीटर दूर है, तो ये भी एक बहुत हास्यपात सिचुएशन है। इसके सिवाय जो हम यहाँ बात करें तो जो हमारा हमीरपुर है, इसे वीर भूमि से जाना जाता है। और जब अग्निवीर योजना हुई तो यहाँ पर जो युवाओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा। हर घर से यहाँ कोई ना कोई सेना में जाता है, लेकिन अब हम देखें तो सेना में जो इंटरेस्टेड युवाओं की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। इसमें हमारे सांसद थे, उसमें अभी तक एक शब्द भी बोलने में वो विफल रहे। और वो एक युवा और खेल मंत्री होने के नाते भी अगर हम बात करें, जब हमारी महिला रेसलर्स बैठी थी धरने पे, तो उनकी कोई स्टेटमेंट ना होना और एक तरह से जो कल्पित था उसे हाइड करना, उसे छिपाना। तो आज अच्छी बात यह कि जो जिला हमीरपुर है, हमीरपुर लोकसभा है, ये सबसे शिक्षित जिला है पूरे प्रदेश का। और आज पंक्ति के जो अंतिम पटल पर खड़ा है, वो भी इस बात को समझ रहा है कि वादे करना और बड़े बड़े जुमले करना और उसको डिलीवर करने में क्या फर्क है। तो निश्चित तौर पे लोकसभा जो हमीरपुर है, वहां पे एक बदलाव की लहर गुजरी है। और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल राय यादव, वो संगठन से उठे हैं, एक आम आदमी की नब्ज को समझते हैं, और वो इस वक्त पूरी की पूरी चुनौती जो है अनुराग ठाकुर को दे रहे हैं। वो 6 विधायक टूटे नहीं, उन्होंने पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा है। धोखा हुआ है आपके साथ? धोखा हुआ, सरासर धोखा हुआ। इसी पार्टी सिंबल के अंडर वो इलेक्शन लड़े, वो चुनाव जीते, और 10-12 महीने तक वो एक साथ चलते रहे। जब 12 दिसंबर को धर्मशाला में प्रोग्राम था सरकार के 1 साल का कार्यकाल का, तो यही विधायक बसें भर भर के वहां पे धर्मशाला लेके गए, और इन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ में कई कसीदे पढ़ी। लेकिन जैसे जैसे राज्यसभा का चुनाव नजदीक आया, बीजेपी ने धनबल का प्रयोग किया, और इन जो 6 विधायक थी, जिसमें सुजानपुर के विधायक मौजूद थे, इनकी एक गलत मंशा थी कि इनकी शुरू से ये मंशा रही कि हम मुख्यमंत्री को किसी न किसी तरह कमजोर करें, और बीजेपी के धनबल के नीचे दब के उन्होंने मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस की पार्टी का कैंडिडेट था उसकी पीठ में छुरा घोंपा। उसके बाद 32 दिन तक उड़न खटोले में घूमते रहे। अगर वो इतने सच्चे होते तो आते अपनी कंस्टिट्यूंसी में, लोग उससे वो सरकार पहले उनका पहली मंशा मुख्यमंत्री को कमजोर करना थी। लेकिन जब वो भाजपा के पाले में चले गए और 32 दिन तक इधर से उधर घूमते रहे, एक होटल से दूसरे होटल, एक शहर से दूसरे होटल, कभी पंचकुला, कभी गुड़गांव, कभी ऋषिकेश, तो उनकी मंशा उसी से नजर आती कि सरकार गिनाना चाहते थे। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि वो फील्ड में तो अपने को जनता में ऐसे दिखाते कि हम बहुत बड़े समाज सेवक हैं, लेकिन ऐसे कौन से समाज सेवक हैं कि जो
अपनी जनता से 32 दिन दूर रहे। अगर वो इतने ही पाक होते, इतने ही साफ होते तो आते जनता के बीच में और अपने आप को पेश करते। लेकिन वो तब लौटे जब उन्हें उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, उन्होंने भाजपा की टिकट ले ली थी, सीआरपीएफ उनके घर के बाहर लग चुकी थी। और अब जो चुनाव है इसे जनता भारी मतों से उन्हें इस चुनाव में हराने जा रही है और कांग्रेस के 6 के 6 प्रत्याशी इस चुनाव में जीत के आ रहे हैं और 5 साल तक हम मजबूत और अटल सरकार बिल्कुल चुनौती है। मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रत्याशी बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री इसी लोकसभा सीट से हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री इसी लोकसभा सीट से हैं। वो रात दिन सतपाल राय यादव को जिताने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक जो बदलाव की लहर है, जो अनुराग ठाकुर की नीति है, उनको अब हर युवा, हर मातृशक्ति समझ रही है। तो निश्चित तौर पे एक बदलाव की हवा यहाँ पे चल रही है और अनुराग ठाकुर जी को पहली बार किसी चुनाव में मुंह की खानी। ओपीएस की मांग हिमाचल के कर्मचारी करते हैं और उन्हें वो ओपीएस जारी कर दी गई है, जो हमारा चुनावी वादा था। और जो फौजियों की मांग है, उनकी मांग है वन रैंक वन पेंशन को सुचारू रूप से संचालित करना और लागू करना। मोदी सरकार ने 2014 में भी इसका वादा किया था और अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जो पूर्व सैनिक है वो सड़कों पे आके, वो जंतर मंतर के बाहर बैठ के, वो पार्लियामेंट के बाहर बैठ के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूर्व सैनिकों ने इस बार एक मजबूत एक मजबूत जो अपना पक्ष रखा है कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में मोदी सरकार विफल रही। हम इसका कभी साथ नहीं देंगे और बार बार वो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी से मिले, हमारे में जो मैनिफेस्टो है उनमें उन्होंने अपने पॉइंट ऐड किए। तो हमें उम्मीद है कि चाहे विधानसभा का चुनाव है जिसमें हमारे प्रत्याशी सेना से रिटायर्ड कैप्टन है, और लोकसभा चुनाव में जो हमीरपुर लोकसभा और क्या जो एक्स सर्विसमैन है, वो बड़े तौर पे हमें वोट डालेगा। अच्छा, 15 महीने हो गए आपके चीफ मिनिस्टर को, जनता यहाँ की खुश है आपके काम से? जनता खुश नहीं, बहुत खुश है। अच्छा, आज किसी अब कर्मचारी से बात करके देखें, आज किसी महिला से बात करके देखें, 1500 रुपये हर माह का वादा था, वो हमने हमारी मुख्यमंत्री ने उसे लागू कर दिया। लेकिन एक भाजपा का मैं एक दूसरा पक्ष आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी लक्ष्मी और शक्ति और दुर्गा की बात दिल्ली से कर रहे थे, उसी से अगले दिन यहाँ के जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, वो अपने 10 एमएलओ को साथ लेके इलेक्शन कमीशन के समक्ष गए और ये मांग की कि इस 1500 रुपए का जो फॉर्म भरा जा रहा है इसे बंद कर दिया जाए, और इस पे इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान भी लिया। उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई, इलेक्शन कमीशन के समक्ष गई और कोर्ट ने कहा कि इन्हें फॉर्म भरने का जारी किया जाए। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विरोधी नीति है, चाहे ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट देने की बात हो, चाहे रेवन्ना को टिकट देने की बात हो, भाजपा पे महिला विरोधी भाजपा। बड़ा आरोप है और जायज आरोप है। जिस इंसान पे 3000 लेडीज का एक वीडियो में जिसकी संलिप्तता हो और 2000 से ज्यादा जिस पे केस हो, उसे एक राष्ट्रीय पार्टी टिकट दे रही है। ब्रिजभूषण जिस पे हमारे महिला रेसलर के यौन उत्पीड़न का आरोप था, उनको ना टिकट देके उनके बेटे को टिकट दे दी। ठीक है, मामला कोर्ट में है, वो तो चालान पेश होने नहीं दिया जाता। जब यौन उत्पीड़न का कोई मामला होता है तो इसमें पहले तो उस बंदे का अरेस्ट होता है। लेकिन दिल्ली की पुलिस पे क्योंकि हक जो है वो केंद्र का है, तो उन्होंने वो ना वो चालान पेश होने दिया और ना उनको उस पे अरेस्ट किया। इवन वो एफआईआर भी कई लगभग 100 दिन के बाद दर्ज की गई। और ये जो हम हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, ये तो मोदी सरकार का लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, चाहे लेजिस्लेचर है, इनको कमजोर करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। हमारे देश की हर यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी के कमजोर करते हैं, जितने इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा स्ट्रक्चर है। और मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जो एक अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल इधर बनाया हुआ है, तो सवाल तो कुचलने का, उड़ती आवाज को कुचलने का और चलती कलम को कुचलने का जो काम करती है, इससे कोई अनजाना नहीं है। देश में विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप कह रहे हैं कि मोदी जी विफल हो रहे हैं। कौन से विदेश में डंका बज रहा है? अभी हम नेशनल हंगर इंडेक्स में हम लोग पता कहाँ है? वो एक विदेशी संस्था ने ही उसका सर्वे कराया था। हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान से हमारे संबंध पहले ही ठीक नहीं रहे, लेकिन पिछले साल में इस वक्त आप जानते हैं हमारे साथ इस वक्त नेपाल के क्या संबंध है, हमारे श्रीलंका के क्या संबंध है, मालदीव के साथ हमारे क्या संबंध है। वो ना जाने कौन सा विदेश है। अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एक न्यूज प्रकाशित की कि मोदी 3000 मोदी हैज अ लिंक्स विद अ मास सेक्सुअल हरासमेंट पर्सन। लग रहा है आपको मोदी जी की इस बार विदाई हो रही है? निश्चित तौर पे हो रही है, वो 200 का आंकड़ा क्रॉस करने में भी विफल रहेंगे। अच्छा, लास्ट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी या हमीरपुर या हिमाचल की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम हिमाचल की जनता को अपील करना चाहेंगे कि आपने 2014 में, 2019 में 2 बार बीजेपी को यहाँ 4-4 सीटें देके भेजा।
2014 में आप बड़ी बात करते रहे कि हमें डबल इंजन की सरकार दो। 5 साल यहाँ पे डबल इंजन की सरकार भी देख ली, लेकिन ऐसा कोई बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं आया। अभी हमारा प्रदेश जो था वो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा से गुजरा, लेकिन मोदी जी ने चुन्नी तक जो है सेंटर से ना भेजी। ऐसे वो अपने हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन जब आपदा से गुजरा प्रदेश, तब से लेके आज तक वो एक बार इस प्रदेश में नहीं आए, ना आपदा की कोई बात की, ना हमारी कोई सहायता की। और जो प्रदेश प्रदेश का आज हमारा वोटर है, जो प्रदेश के नागरिक हैं, वो इस करके मोदी जी से बहुत खफा है। और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो चट्टान की तरह हिमाचली लोगों के साथ खड़े रहे आपदा के दौरान। और इस करके इस बार जो हिमाचल की जनता है, उसने पूरा मोड बना रखा है। पहले वो 4-0 करती थी, इस बार 0-4 करके इनको भेजेगी। तो वोट वोट देगी मोदी जी को? वोट की चोट निश्चित तौर पे देगी। आप आम सभाएं देखें, एक नामांकन हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी का होता है, एक नामांकन बीजेपी के प्रत्याशी का होता है। अब दोनों की जो भीड़ जुट रही है, वो ही ताकत बता दे रही है कि इस बार जनता ने क्या मूड बनाया है।